हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो देखेंगे बच्चों, आज हम यूपीएससी वाला इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है। तो नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है, अभी तक तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज नेशनल इनकम। ठीक है। अब हम इसके मेजरमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम ये है, लेकिन इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं देख लेंगे। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि वाई मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इज इंपॉर्टेंट। आखिर हम जीडीपी का जो मेजरमेंट करते हैं ना भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर इसमें क्या खास बात है। ठीक है, क्यों हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, मन में बातें तो आती होंगी, बहुत से फैक्ट भी कवर होंगे, वो भी देखेंगे। सेकंड आता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास में कौन से ऐसे मेथड हैं जिनका प्रयोग करके हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा, दो चीजें आपने देखी थी जो मैंने आपको बताया था। मैं आपको पहले यह बता दूं कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में, किसी लेन देन में प्रोडक्शन प्रोडक्शन के साथ में फिर अगर आप देखेंगे तो इनकम, और इनकम के साथ में एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको सेकंड क्लास में कराया था कि जिस भी इकोनॉमी में ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है, जिस इकोनॉमी में ये तीनों चीजें होंगी, उसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, जहां प्रोडक्शन भी होगा, इनकम भी होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा। ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को, ऐसी अर्थव्यवस्था में जब ये तीनों चीजें होंगी, तो ही हम उसे शामिल करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में। और अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आए यहाँ तक। तो नेशनल इनकम होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। अब आइए देखते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो हमारा, एक और सेकंड पॉइंट याद रखना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस ही हमारा नेशनल इनकम होता है। ठीक। जी हाँ, अब आगे चर्चा करेंगे मेथड्स पे, तब आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखेंगे। अभी मेथड पे आएंगे, सब पे आएंगे, लेकिन एक टॉपिक जो पिछली क्लास का रह गया है, ठीक है, वो टॉपिक था कि स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्लो डाउन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज रिसेशन एंड व्हाट इज डिप्रेशन। ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान तरीकों में। देखो, अगर कभी हमारी जीडीपी, अब याद रखना, हमारी जीडीपी जो क्वार्टर वन निकाली जाती है ना बेटा, Q1, Q2, Q3, Q4, अगर मैं इनको क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ, ये हमने यहाँ पे ले लिया इनका डेटा Q4 तक। और हमने अगर ये Q4 का डेटा लिया आपके सामने, तो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक डेटा ले लेते हैं लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। मान लो हमने एक जनरल डेटा लिया जो सभी के लिए डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट डेटा ले लिया हमने, डिफॉल्ट डेटा ले लिया। हमने बोला Q1 में जीडीपी 6% थी, Q2 में जीडीपी 7% थी, Q3 में जीडीपी कहीं पे 8% थी, फिर कहीं पे 7.45% थी। ठीक है, ये हमने डिफॉल्ट ले लिया जीडीपी ग्रोथ का। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्वार्टर थ्री का है, यहाँ पे 8% ही है। क्लियर है, 8% ही है। लिख ही देता हूँ ना अच्छे से, ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, Q3 8%। अब देखना बहुत अच्छे से। अब मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी में Q1 अगले साल, ये मान लीजिए डिफॉल्ट ईयर है, मतलब लास्ट ईयर मान के चलेंगे, और ये लास्ट ईयर जो है ना सबके लिए है। हम इन सबका इंडिविजुअली डेटा देखेंगे, हम इनका भी इंडिविजुअल डेटा देखेंगे, हम इनका भी इंडिविजुअल डेटा देखेंगे, हम इनका भी इंडिविजुअल डेटा देखेंगे। अब मान लो हमने इसको निकाला, तो अब देखो, स्लो डाउन है जो हमारी 6% है, मान लो डिफॉल्ट लास्ट ईयर। इस बार पता चला कि जीडीपी जो हमारी है ना, पिछले साल क्वार्टर वन में 6% है, अभी 7% है। Q2 में जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, जो 7% थी जो हमारी जीडीपी, वो इस बार हमारी हो गई है करीब, मान के चलो कि 8% या 7.5% मान लेते हैं। और जो क्वार्टर थ्री में जीडीपी 8% थी, क्लियर है, गेटिंग द पॉइंट, अब वो हमारी जो जीडीपी है वो हो गई है 8.1%। क्लियर है। और क्वार्टर फोर में जीडीपी फिर से हमारी हो गई है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जीडीपी जो हो गई करीब 9.5% हो गई है, या 9.6% हो गई है। अब एक डेटा देखेंगे आप, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा डेटा है, बहुत समझ में आना भी चाहिए।
कि अगर जीडीपी Q1 में 6% थी 7% हुई, Q2 में, अब Q1 से Q2 की ग्रोथ 1% थी, यहां पे ग्रोथ 0.5% है, ठीक है, वहां यहां पे ग्रोथ क्या है 0.5%, मतलब जीडीपी ग्रोथ तो है लेकिन पिछले Q1 से Q2 की तुलना में कम है। फिर जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, हमने यहाँ पे डेटा ले लिया है, मान लो 7 से 8 1% बढ़ी, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 8.5 ले लेते हैं, मान लो ये भी 1% बढ़ गई, मतलब 1% का इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ पे 1% का इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब यहाँ पे जो जीडीपी है 8% और 7.5% है, ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसा ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेट मी क्लियर द डेटा ताकि समझ में आ जाए, वरना आप बहुत सारे परसेंटेज में समझ में नहीं आएगा, जो बच्चे वो भी हैं जिनको जीरो से बनना है हीरो, उनके बारे में भी है। तो 8% की जगह हम इसको ले लेते हैं 9% ले लेते हैं, मतलब 1% की ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है ना 8.5% से, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लो कि फिर हमने 9.6%, ये 1.1% की ग्रोथ है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 से Q2 6 से 7 गया, तो यहाँ पे 7 से 7, बस यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ है ना वो केवल 0.5 हुआ है, ठीक है। ग्रोथ हो रहा है जब जीडीपी पॉजिटिव हो, ठीक है, जब भी जीडीपी पॉजिटिव होगी मतलब जीडीपी क्या हो रही है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है, जीडीपी पॉजिटिव है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो जीडीपी पॉजिटिव है ना उसमें जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे 1% है, पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है, वह कम है, अभी भी उसकी वैल्यू कम है, तो उसे हम लेते हैं किसमें, स्लो डाउन में, ठीक है। तो स्लो डाउन में जब भी हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन, ठीक है, एक डेटा लिख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन सिंगल क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव बट लेस देन, ठीक है, लेस देन लास्ट क्वार्टर लिख लेंगे, लास्ट क्वार्टर इज कॉल्ड स्लो डाउन, ठीक है, उसी को हम स्लो डाउन कहते हैं, क्लियर है। तो स्लो डाउन हम उसी को कहेंगे जब जीडीपी हमारी पॉजिटिवली ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, बट अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर तो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एज कंपेयर टू 1% केवल 0.5% है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, ओके। तो ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन तो वी कैन सी कि इन कॉन्ट्रैक्शन पीरियड हमारी जीडीपी, अभी हम ये डेटा नहीं लेंगे, अभी हम डिफॉल्ट डेटा लेके चल रहे हैं, इसी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 6% है, ठीक है, यहाँ पे भी जीडीपी से 6% है, 7% ले लो, 7% है, वही ले लेते हैं। अब 7% से जीडीपी बढ़ी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी जीडीपी जो आ गई वो आ गई 8%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 8% से जीडीपी बढ़ी और यहाँ पे जीडीपी हमारी जो आ गई ना वो आ गई 7.5%, ठीक है, और यहाँ पे जीडीपी अगर आप देखेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीडीपी तो 7.5 से आगे चल के 8.5 आ गई है, ठीक है। आप यहाँ पे कंपेयर करें 7% से 8%, 1% ग्रोथ थी, यहाँ पे तो माइनस में चला गया सर, 8 to 7.5 माइनस 0.5 चला गया सर, माइनस 0.5%, ओहो, इट विल क्रिएट चैलेंज, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, यहां तो सर समस्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो तो माइनस में हो गई है लेकिन अगली बार फिर सही हो गई सर, फिर 1% प्लस हो गई है, ठीक है, जीडीपी रिकवर कर रही है लेकिन कोई एक क्वार्टर जीडीपी, एक क्वार्टर मतलब Q3 में जीडीपी हमारी क्या हो गई है, माइनस में, जीडीपी हमारी कम हो गई है। तो जब भी कोई सिंगल क्वार्टर जीडीपी कम होती है उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, वहां पे लिख लेंगे व्हेन सिंगल क्वार्टर जीडीपी गोइंग नेगेटिव, नेगेटिव इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब सिंगल क्वार्टर जीडीपी नेगेटिव होगी तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं बच्चों, याद रहेगा आपको, क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन, जब सिंगल क्वार्टर जीडीपी क्या है, नेगेटिव है, क्लियर। चलो अब बात करेंगे रिसेशन की,
एक क्वार्टर जीडीपी नीचे जाएगी, फिर अगली बार फिर सही हो जाएगी, बस एक क्वार्टर निगेटिव गई है। कोविड के पहले आपने देखा होगा, जब हमारा प्रोडक्शन कम हो गया था एक क्वार्टर में, तो लोगों ने बोला इंडियन इकोनॉमी ऑन कॉन्ट्रैक्शन मोड, इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, संकुचन कहते हैं इसे हिंदी में। अच्छा, अब रिसेशन कब आएगा? रिसेशन तब आएगा जब मान लो ये 7% ये 8% है, लेकिन ये 7.5%, मतलब हमने ये सेम कैरी हुआ, मतलब एक साल एक क्वार्टर की जीडीपी क्या हो गई? निगेटिव। एक क्वार्टर की जीडीपी क्या हो गई? जीडीपी ग्रोथ निगेटिव, लेकिन और बढ़ भी नहीं रही है, यहां तो और कम होगी 7%, ठीक है, यहां पे भी निगेटिव, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जब हम कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर जीडीपी गोइंग निगेटिव इज कॉल्ड रिसेशन। कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर जीडीपी, जब कॉन्जिक्यूटिवली जब 2 क्वार्टर जीडीपी हमारी क्या हो जाएगी? गोइंग नेगेटिव इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड रिसेशन। जब लगातार 2 तिमाही, क्वार्टर मतलब तिमाही, जब लगातार 2 तिमाही जीडीपी नकारात्मक होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसेशन, ठीक है। और जब ये तीनों चीजें, मतलब ये रिसेशन भी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, कुछ भी आ रहा है, अगर हमने स्लो डाउन नहीं कंट्रोल किया तो किस में बदल जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन में। अगर हमने स्लो डाउन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कंट्रोल किया तो रिसेशन में, और अगर हमने रिसेशन को कंट्रोल नहीं किया तो इट विल कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या कहता है? डिप्रेशन कहता है कि रिसेशन प्लस, जब इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रिसेशन प्लस लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है बच्चों। तो जब रिसेशन के साथ में लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो इट इज नोन एज डिप्रेशन, ठीक है। लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट तो हो रहा है, रिसेशन तो हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज लेवल, फैक्ट्रियां शट डाउन हो रही है, बिक ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, अपना पैसा है, डिमांड ही नहीं कर रहे, ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, और ग्रोथ ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आपकी पूरी जीडीपी ठप पड़ जाएगी, ठीक है। होल जीडीपी, ठीक है, इज गोइंग नेगेटिव, डिफ्लेशन मोड, डिफ्लेशन पीरियड, इट इज कॉल्ड, ठीक है, द डिप्रेशन, इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन एंड डिफ्लेशन। कोई डाउट होता है तो चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वाई इज मेजरमेंट ऑफ जीडीपी इंपॉर्टेंट? आखिर क्या कारण है कि जीडीपी का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है? लेट्स सी। इट रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन, हायर जीडीपी ग्रोथ विद द हायर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। जीडीपी क्यों हम निकालते हैं? क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करता है सेटिस्फैक्शन को, इंक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रीवैलेंट है, मतलब प्रचलन में एक डेटा है, मतलब एक प्रचलन में मान्यता है, डेटा नहीं है, कि हायर जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी ग्रोथ हाई होगी विद द हायर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन तो इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन हायर होगा, ठीक है। यहां पे आप ये लिख लो कि हायर जीडीपी ग्रोथ देन हायर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन। जैसे अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनके पास रोजगार उनको और इनकम हो रही है, मतलब लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, यस, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है, ये पहला है, इसलिए हम जीडीपी मेजर करते हैं, पता चलता रहता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, एक लॉ है ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझेंगे, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में। ओकुन्स लॉ कहता है कि लीनियर रिलेशन बिटवीन, ये लीनियर रिलेशन बताता है, रैखिक जो संबंध है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में, ठीक है। मतलब ये कहता है कि अगर किसी इकोनॉमी में 3 पॉइंट की राइज होती है जीडीपी में, अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 3 पॉइंट का राइज होता है तो 1% का फॉल होगा अनएम्प्लॉयमेंट में। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बेरोजगारी, ये 1% कम होगी, रिड्यूस होगी बच्चों, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जहां पे 3% जो जीडीपी बढ़ेगी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट 1% कम होगा।
ठीक है। मान लो हमारी जो जीडीपी वो 8% है, ठीक है, 8% हमारी जीडीपी है, क्लियर है। और हमारी जीडीपी 8 से 9% हो गई, और उस समय जब 8% जीडीपी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट 6% था, तो मतलब अब अनएम्प्लॉयमेंट 5% बचेगा। मतलब 1% जो लोग हैं ना, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में काम में आ गए, ठीक है। सॉरी, ये 3% बढ़ेगा ना, 8 9 10, ठीक है, 11%, ठीक है। ये जब 11% होगा तो मतलब 3% की जो ग्रोथ हुई उससे 1% क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कि ओकन्स लॉ, क्लियर। तो इसलिए भी जीडीपी मेजरमेंट जरूरी है, पता चलता रहेगा। एस्टिमेटेड जीडीपी जो 2016-17 से शुरू हुआ और क्लियर होगा, आगे देखेंगे। हाई जीडीपी ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन टू पीपल एट द बॉटम ऑफ द लैडर। जो हाई जीडीपी ग्रोथ है वो क्या करता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जनरेट करता है। देखिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अब बच्चों ट्रिकल डाउन क्या होता है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहता है कि एक दो अप्रोच होते हैं, ट्रिकल डाउन ऊपर से नीचे, बॉटम अप नीचे से ऊपर। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या होता है कि सरकार ये मानती है या इकोनॉमिक में ये विश्वास होता है कि अगर हम कम इंडस्ट्रीज को, कंपनियों को अच्छी इनकम करने देंगे, हम उनको खूब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अगर हम ऊपर के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो वह नीचे के लोगों को रोजगार पे रख के उनमें पैसा बांटेगी। अगर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को निवेश करके बढ़ाते हैं तो अपने आप रोजगार के अवसर आएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, नए नए बिजनेस ओपन होंगे, सपोर्टिव बिजनेस, और इस तरीके से इकोनॉमी में उन लोगों को भी फायदा होगा जो अब तक कहीं बेरोजगार बैठे थे। इस प्रकार से ऊपर निवेश होने में नीचे के लोगों का भी भला होगा। तो जीडीपी बढ़ने से यह सो होता है कि भाई नीचे जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी भला हो रहा है। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आप देखेंगे यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की एग्जांपल है कि पुअरेस्ट पीपल विल ग्रेजुअली बेनिफिट एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग वेल्थ ऑफ द रिचेस्ट। अमीर लोग के पास पैसा आएगा, नया प्रोडक्शन करेंगे, नया यूनिट खोलेंगे, नया फैक्ट्री खोलेंगे, नए फैक्ट्री में नया रोजगार आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा विकास होगा। तो यू हैव टू कनेक्ट विथ इट, ओके। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हम जीडीपी का मेजरमेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। अब हम अगर देखेंगे हमारी जो राष्ट्रीय आय है इसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों याद रखना, हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आय का जो मेजरमेंट है 3 मेथड से यूज होता है। एक मेथड है आपका आउटपुट या प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड, एक मेथड है आपका इनकम मेथड, और एक मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, एक सेकेंड, देखो बच्चों, अगर प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन क्या जनरेट करेगा, इनकम। और अगर इनकम होगा तो इनकम किस लिए यूज की जाएगी, एक्सपेंडिचर। अगर प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर ऑफ सर्विस को इनकम मिलेगा, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलेगा। जब उनको इनकम मिलेगा तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे फिर प्रोडक्शन होगा। तो दैट्स व्हाई हमें मालूम है कि नेशनल इनकम में तीनों चीजें होती है, इसीलिए हम नेशनल इनकम में 3 मेथड का यूज करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जैसा कि यहां दिया हुआ है, इनकम मेथड यहां दिया हुआ, प्रोडक्शन मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर है, क्योंकि हमने यहां लिखा हुआ है प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। पहले आम एक एग्जांपल में, जनरल एग्जांपल में समझ लो कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। देखेंगे बच्चों, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने गेहूं, वीट, ठीक है, जो गेहूं है, किसान है, फार्मर है, फार्मर जो है उसने वीट को सेल किया किसी बेकरी को, ठीक है। मान लीजिए कोई बेकरी है, XYZ बेकरी, उसको इन्होंने गेहूं दिया 500 रुपए का। सेम गेहूं का इन्होंने प्रयोग किया आगे चल के और उस गेहूं से ब्रेड बना दिया करीब 2000 रुपए का, ठीक है, और मार्केट में ब्रेड ये सेल करने लगे। अब अगर आप देखोगे तो 2000 रुपए जो है ये आउटपुट प्राइस है, फाइनल गुड्स का आउटपुट प्राइस, और 500 रुपए इंटरमीडिएरी प्राइस है। तो जब हम आउटपुट प्राइस से 2000 से 500 माइनस करेंगे तो हमें जो 1500 रुपए मिलेगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन है।
क्योंकि ये जो अगर हम इस बेकरी की एक्चुअल प्रोडक्शन 2000 मान ले तो गलत है, क्योंकि इसमें 500 प्रोडक्शन किसका है, फार्मर का, जो ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को माइनस करते हैं और आगे चल के जोड़ लेते हैं किसको। ठीक है, हम आगे चल के इसमें इंक्लूड कर लेते हैं किसको बेटा, इंटरमीडिएट को माइनस करके, और आगे चल के हम आउटपुट को अरेंज करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फोकस ऑन द वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, जब भी हम जो वैल्यू ऐड हो रही है उसी को ऐड करेंगे। मतलब हमने फार्मर का पहला स्टेज था 500 ऐड कर लिया। दूसरा, बेकरी 2000 भले ही ब्रेड बेच रही हो, लेकिन 500 तो इसी का इंटरमीडिएट, तो माइनस करके 1500 जोड़ लिया। फिर भी हमारे पास 2000 आ तो गए, उत्पादन आ तो गया, लेकिन बस ये है कि हम ईच स्टेज पे मैटर करते हैं, मतलब मेजर करते हैं ईच स्टेज। ठीक है, हर एक क्रम पे, हर एक स्तर पे इसका मेजरमेंट होता है। टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग दिस मेथड वी विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे नेशनल इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको यहां पे जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर है, समझ में आया? चलिए एक सेकंड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको मालूम है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, घबराओ मत, यहां पे आप यहां पे एनडीपी मान लो। ठीक है, घबराओ मत, एनडीपी मान लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान लो, चलेगा। ठीक है, हाँ ये एनडीपी मान लो। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसको आपको बदलना नेशनल इनकम में, तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। मैंने आपको पढ़ाया कैसे फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस बनेगा और कैसे आगे जाएगा। ठीक है, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। ओके, तो दैट्स इट। यहां पे देखेंगे वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एट जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो दैट व्हाट वी गेट द फैक्टर कॉस्ट। ओके, यस, इसी फैक्टर कॉस्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में। तो हम सभी को मालूम है कि जब भी हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। ओके, यस, तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स आईटी जीएसटी और सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। ओके, तो व्हाट द वैल्यू यू गेट इन वैल्यू एडेड मेथड, यू हैव टू जस्ट इंक्लूड द आईटी एंड माइनस द सब्सिडी, और जी को आपको नेट में बदलना है। कैसे बदलेंगे, डेप्रिसिएशन। जब आपको ग्रॉस से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो नेट बदलता है, तो नेट बदल जाएगा। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरल चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जो आपको जीवीए मिला था ठीक है, उसको आप अगर ले लो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो जी किस में आ गया, एनएनपी में आ गया। और जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे नेट डायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स पे हुआ है वो हम माइनस करेंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। और यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो वैल्यू है हमारी क्या, वैल्यू एडेड मेथड की। तो याद रखेंगे यहाँ पे एक डेटा बहुत अच्छा दिया हुआ है, जब जीवीए हम निकालते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी की पिक्चर देती है प्रोड्यूसर साइड से। ठीक है, प्रोड्यूसर साइड मतलब सप्लाई साइड, फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री में गुड्स से मार्कर बना है, फैक्ट्री के गेट में फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको सप्लाई साइड देती है फैक्टर कॉस्ट। ओके, यस। सेकंड अगर आप देखेंगे तो जीडीपी मॉडल गिव्स यू पिक्चर फ्रॉम द कंज्यूमर डिमांड साइड पर्सपेक्टिव। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो जीडीपी मॉडल जो है ना वो आपको पिक्चर देती है कंज्यूमर या डिमांड साइड पर्सपेक्टिव। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो जीडीपी मॉडल है उसमें अगर आप देखोगे तो वो मार्केट प्राइस ऐड करता है,
मतलब जीडीपी में आपका मार्केट प्राइस होता है, तो डिमांड कंज्यूमर साइड, हमारे कंज्यूमर कितना पे कर रहा है वो बताता है। 10 रुपए मार्कर का प्राइस है, जीडीपी में 10 ऐड होगा तो जीबीए मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए। और इसी 10 में 2 रुपए टैक्स लग के 12 रुपए हो जाएगा जीडीपी, मार्केट प्राइस। तो जीबीए गिव्स द वैल्यू ऑफ द सप्लाई साइड एंड जीबीए गिव्स द वैल्यू ऑफ द मार्केट साइड। इसीलिए हमारे यहां पे 2018 अप्रैल में आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम जीडीपी यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ जीबीए। ठीक है, तो यूज जीडीपी इंस्टेड ऑफ जीबीए टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द पॉलिसी मेकिंग। याद रखेंगे पॉलिसी मेकिंग के लिए, क्योंकि आरबीआई जो पॉलिसी बनाएगा ना उसका कंज्यूमर पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमें डिमांड साइड से देखना पड़ेगा। सप्लाई साइड से तो हमें केवल प्रोडक्शन पता चल जाएगा, लेकिन कंज्यूमर को कितना टैक्स देना पड़ रहा है वो भी तो देखेंगे। तो इसीलिए जीडीपी का प्रयोग किया गया पॉलिसी मेकिंग के लिए, कोई बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो अगर आरबीआई जब भी कोई नीति बनाएगा पॉलिसी मेकिंग के लिए तो कौन सा डेटा लेगा? जीडीपी लेगा, जीवीए नहीं लेगा, क्योंकि वो आपको डिमांड साइड का इंपैक्ट बताता है। इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में जीडीपी डज नॉट इक्वल टू द जीडीपी एक्सपेंडिचर। अगर आप रियल लाइफ की बात करो, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग है। जैसे मुझे इनकम हुई, मैंने पैसा बैंक में भी नहीं जमा किया, मैंने उस पैसे को अपने पास रखा है कैश में, लंबे समय से रखा। आज भी कई लोग हैं जो कैश में पैसा घर में रखे हुए हैं, कई सालों से रखा हुआ है, तो वो पैसा तो इकोनॉमी में आएगा ही नहीं। और जब इकोनॉमी में आएगा तो ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बन रहा है, ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का। जब वो एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है तो इसीलिए बोला जाता है जो प्रोडक्शन होगा वो इनकम तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो इनकम उसके बराबर एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, कुछ पैसा लोग कैश में रखते हैं। इसीलिए रियल लाइफ में, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत से एग्जांपल है, इसलिए रियल लाइफ में कभी भी जीडीपी जो है हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो, कभी भी एक्सपेंडिचर जो है उसके बराबर में नहीं होती है। क्लियर है? क्योंकि बीच में गेम हो जाता है इनकम के बाद पैसे को साइडलाइन करने का। क्लियर? अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो, अब सेकेंड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड है कि हम खर्च क्या कर रहे हैं। अब आप ही बताओ ना, हमने जो प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन हो गया, टोटल पता चल गया इकोनॉमी में कितना गुड सर्विस प्रोड्यूस हुआ। अब हम जो खर्च कर रहे हैं वो भी तो डिमांड ही बता रहा है, जो प्रोड्यूस है उसको खरीद रहे हैं, तो हमारा खर्चा जो है उसी प्रोडक्शन के बराबर ही तो है। इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। हम इससे पता करते हैं कि हमारी इकोनॉमी की डिमांड क्या है। हम यहाँ कंज्यूमर साइड से बात कर रहे हैं, डिमांड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड, हमारे यहाँ लोग कितना खर्च कर रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो लेट्स सी, expenditure incurred on the final goods is a final expenditure. Economy's total product is used for the final consumption as well as for the future further production. अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमी का जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो किस लिए यूज किया जाता है? फाइनल कंजम्पशन। या तो जितना भी पैसा खर्च हो, मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने लगा दिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे से उत्पादन होगा, वो किसी और के लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा, किसी और का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, हमारी सेविंग। बता रहा ना आपको सेकंड क्लास में कि जो भी हमारी इनकम होगी उसका मैं कुछ पार्ट कंज्यूम करूंगा, खर्च हो गया वो तो आ जाएगा, कुछ पार्ट में बैंक में जमा करूंगा, बैंक किसी और को लोन दे देगी, वो कहीं फैक्ट्री में खर्च करेगा, वो अपने फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदेगा, फैक्ट्री लगाएगा, वहां खर्च करेगा, तो वो भी एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस हिसाब से मेरा पैसा जो है वो बैंक में हो, चाहे या तो मैंने डायरेक्ट खर्च किया हो या बैंक में जमा कर दिया, किसी और के लिए खर्चा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर जो है वो स्टैब्लिश होता है। ठीक है, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्ट है वो यूज फॉर द फाइनल कंजम्पशन एज वेल एज द फर्दर प्रोडक्शन, आगे आने वाले समय में प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। द डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज मेड बाई ऑल 4 कंज्यूमिंग सेक्टर। ठीक है, और ये जो डिमांड होता है ना हमारे यहाँ पे, या इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारे 4 सेक्टर करती है। कौन से सेक्टर? देखो, सी कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, ठीक है, क्लियर है। जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आई इन्वेस्टमेंट जो हमारी फर्म करेगी, एनएक्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं पहले, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सी जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट या एनएक्स। अब देखो, सी मतलब कंजम्पशन, यहां पे सारा प्राइवेट कंजम्पशन आ जाएगा।
प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, या फिर कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड, ठीक है, उपभोग जो करता है ना हमारे यहाँ पे, कंजम्पशन बाई हाउस होल्ड, ठीक है। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कौन करेंगी, फर्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सरकार जो खर्च करेगी अपनी जरूरत के लिए। नेट एक्सपोर्ट मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है माइनस इंपोर्ट, क्लियर है। अब इसमें हम नेट एक्सपोर्ट क्यों लेते हैं, हमने जो एक्सपोर्ट किया है हमारे यहाँ बनी है, हमने बाहर भेजा है, ठीक है। और इंपोर्ट जो किया वो माइनस कर देंगे, क्योंकि जो इंपोर्ट किया दूसरी जगह बनी तो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। जो गुड्स किसी और देश में बना है वो हमारे जीडीपी का पार्ट हो ही नहीं सकता ना, तो वो तो हम माइनस इंपोर्ट कर देंगे। तो जब हम एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करते, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारी जीडीपी का पार्ट है, भली डिमांड कहीं और हो रहा है, हमारा जीडीपी का पार्ट है, ठीक है। और वहां पे देखेंगे आप, इंपोर्ट इंपोर्ट हमने खर्च तो किया है, हमने मंगाया तो है, लेकिन वो आउटसाइड है, जो हमारी टेरिटरी में नहीं, हमारी जीडीपी हो ही नहीं सकती, तो उसको हम हटा देंगे। वो प्रोड्यूस बाहर हुई है उसको हम हटा देंगे। इसीलिए हम यहाँ पे बात केवल किसकी करेंगे, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जो हमने अपने यहाँ पे बनाई है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि अगर समाज में जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको हम इनमें से कहीं बाहर जा सकता है क्या, हमने अपने प्राइवेट कंजम्पशन में खर्च किया, कार ले ली, बाइक ले लिया, कपड़े ले लिए, जीवन यापन की सारी चीजें ले ली, वो आ गई यहाँ पे। इसके अलावा बची तो सरकार भी कुछ खर्च करती है, जो सरकारी पैसे से खर्च करती है, सरकार का सारा खर्चा आ गया। फिर हमारी जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है, देखिए बहुत से ऐसे प्रोडक्शन है जो हम लोगों ने खरीदे नहीं है, उनके गोडाउन में रखे हैं, या उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, ये सब किया है, तो उनके भी खर्चे आ गए। तो इकोनॉमी में जितना भी पैसा है ना वो सब मिलके इन चारों सेक्टर में खर्च हो जाता है। इन चारों सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन चला जाता है, यहां जो प्रोडक्शन है बाहर चला गया, वहां से इनकम आ गई। तो चारों सेक्टर में हमारा पैसा जो है ना, वो एक्सपेंस जो है ना, उसके द्वारा प्रोडक्शन जो है खर्च हो जाता है, और यही हमारी टोटल जीडीपी की बात करता है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा 2 मिनट के लिए और हम देखते हैं नोट्स में क्या कह रहा है। नोट्स कह रहा है, देखो पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आपका सी है, ठीक है, इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स बाय हाउस होल्ड, लोगों के द्वारा, परिवारों के द्वारा, फैमिली के द्वारा क्या कंज्यूम किया जा रहा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारी सरकार के द्वारा क्या खर्च हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पे जो कंजम्पशन है फाइनल गुड्स का हमारी फर्म के द्वारा, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्लियर। व्हाट इट मींस, इट मींस कि हमारे यहाँ पे कितना फर्म इन्वेस्ट कर रही है, कितना कैपिटल अरेंज कर रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल हियर, ओके। द नेक्स्ट वन, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बिकॉज कंजम्पशन ऑफ द फाइनल गुड्स बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसका कंजम्पशन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड कर रही है, और जो हमने किया है इंपोर्ट में वो माइनस कर दो, हमारी जीडीपी का, हमारी टेरिटरी का प्रोडक्शन ही नहीं है, क्लियर है। यस, तो यहां पे देखेंगे द सम ऑफ टोटल ऑल द अबव एक्सपेंडिचर गिव अस द जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और ये हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है ये हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस देती है। इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड सब्सिडीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर, और अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी जो है वो इसमें ऐड रहता है, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट रहता है। इसीलिए हमें एक ऐसा डेटा मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे मिल गई है, टैक्सेज एंड सब्सिडीज ऑलरेडी इंक्लूडेड एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई बस आप इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी, क्योंकि ये जीडीपी एट आपको ये है, मतलब नेट फैक्टर इनकम प्लस करो और माइनस को डेप्रिसिएशन, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया डेटा। चलो ये तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। अब एक्सपेंडिचर मेथड में एक एक चीजें देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आता है, ये तो मैंने आपको डेटा बता दिया। अब एक एक चीज देखेंगे, उसमें सबसे पहले आता है कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो हाउस होल्ड करेगा सी। अब सी में देखो क्या है, हमने नई कार खरीदी, मोबाइल खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी खरीदा, ईटीसी, बोथ इंडिया मेड एंड फॉरेन मेड आर काउंटेड,
अब आपको लगेगा कि सर जो इंडिया मेड है फॉरेन मेड है वो हम काउंट कर रहे हैं। अभी रुको, मैं 2 मिनट के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे याद है रखना, दिमाग रख लगाना, क्यों मैं बताऊंगा। ये वहां पे शामिल नहीं होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ये हमारे कंजम्पशन में शामिल होगी, कंजम्पशन का पार्ट होगा। अब देखेंगे, इफ एग्जिस्टिंग हाउस इट्स नोशनल रेंट काउंटेड इवन यू डिड नॉट रेंट द प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले मैं एक ये आपको डाउट क्लियर कर दूं फिर आगे आऊंगा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट जो है ना हमारे यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, वहां पे हम इंपोर्ट के प्राइस को नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट का प्राइस हमारे जीडीपी में तो आएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है, लेकिन प्रोडक्शन का पार्ट नहीं हमारे जीडीपी में आएगा, वो हमारे सी वाले पार्ट में आएगा। क्योंकि अभी आगे मैं आपको बताऊंगा डज नॉट इंक्लूड व्हाट इज इंक्लूडेड, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वहां पढ़ाते समय मैंने क्या बोल दिया था कि भाई ये जो आपका पार्ट होगा ये वहां का प्रोडक्शन है तो हमारी जीडीपी एक्सपेंस तो है, हमारे यहाँ हमारी टेरिटरी के लोग खरीद तो रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। मेक द क्लियर, क्योंकि आपको डाउट ना हो, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा, तो इसलिए उस जगह पे नेट एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा हमारे यहाँ प्लस माइनस होता है, जो पॉजिटिव होगा वही आएगा। क्लियर है। अब जैसे मान लो कि मैंने 100 रुपए की चीज मंगाई, इंपोर्ट किया और 50 रुपए क्या बेचा, तो -50 में हूं ना, तो वहां पे नहीं आएगा, नेट एक्सपोर्ट -50 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वहां पे करेंसी की बात आ जाती है। क्लियर है, क्योंकि हम एक्सचेंज करते हैं उसको, इसलिए वहां ना काउंट होकर वो कहां काउंट होगा, सी वाले में काउंट होगा, ठीक है। अभी मैं आऊंगा देखूंगा कि किस किस वाले में काउंट नहीं होगा, अभी बताऊंगा। देखो, सेकेंड है, अगर आपका घर है खाली पड़ा हुआ है, आपके घर में कोई नहीं रह रहा है, खाली पड़ा हुआ है घर, ठीक है, तो भी हमारे यहाँ पे उसका नोशनल रेंट जाता है, तो भी जीडीपी में एक अनुमान लगाया जाएगा कि ये इसका किराया होगा, उसका पार्ट जाएगा। नोशनल रेंट इज काउंटेड इवन इफ यू डिड नॉट रेंट दी प्रॉपर्टी, अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट नहीं दिया तब भी हमारी इकोनॉमी का वेल्थ मान के उसका एक नोशनल रेंट काउंट होता है। क्लियर, यस। देखेंगे आगे, डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड क्या नहीं होता है, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हम कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर ओनली मेजरिंग न्यू थिंग्स, हम केवल नई चीजें देखते हैं जो मेड इन इंडिया है। इन प्रेजेंट ईयर इग्नोर द न्यू हाउस इज नॉट काउंटेड हेयर, इट्स काउंटेड इन आई। अब दो चीजें हैं, अगर आप सेकेंड हैंड टीवी खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो, तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जीडीपी में नहीं आएगा। और नया घर खरीद रहे हो, इसलिए मैंने बोला था बहुत कंफ्यूजन है, याद रखना, नया घर खरीदो तो बोलोगे सर कंजम्पशन तो है सर, हमने परिवार के लिए घर खरीदा, बट योर होम इज फॉर योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो आपने जमीन है ना, घर की वैल्यू नहीं हो, घर के तो एसेट्स कमी होगी, जो जमीन है ना जिस पे घर बना है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट इन द लैंड इज अ पार्ट ऑफ द sorry, expenditure in a land is a part of the investment. That's why it is under the GDP in expenditure method, but it is not included in the consumption part. It will increase in the investment part. That's why we have to focus it ki the investment of the economy, sorry, the purchase of the land in the economy, if the activity happened, that amount included in the investment part, it will not include in the consumption part, because ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट देखो आगे, इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, परचेज ऑफ टेंजिबल कैपिटल एसेट्स, जो हमारी टेंजिबल कैपिटल एसेट्स होगी ना उसका परचेज, जैसे हमने कोई नया घर खरीदा, हमने जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदा, फैक्ट्री लगाया, ट्रक मशीनरी खरीदी, ये सब हमारे लिए ट्रक मशीनरी क्यों, क्योंकि ट्रक हम एग्रीकल्चर करेंगे हर साल हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे बाबा, ठीक है जी हाँ, क्लियर। तो आगे देखेंगे बच्चों, यहां पे आ जाएगा परचेज ऑफ इंटेंजिबल कैपिटल एसेट्स लाइक आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ये सब होता है आईपीआर। हमने पेटेंट लिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये आगे चल के आपको क्या देगा, इनकम देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल लिया तो आगे चल के फाइनल गुड्स आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स, आगे चल के उससे गुड्स बनाया जाएगा, तो 500 की चीज से 1500 बनाएंगे। वेज ऑफ वर्कर्स, मजदूरों को जो हमने दिया है वो पेमेंट तो है, बट उस मजदूर के पेमेंट से हम कल 500 रुपए की चीज जो हमने पे करके 500 रुपए मजदूर को देकर हमने जो चीज प्रोड्यूस कराई है वो हम चल के 2000 में बेचेंगे, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन अभी है उससे आगे चल के जो बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, इट विल पार्ट ऑफ दी
इट विल बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वो निवेश का पार्ट होगा। ठीक है, यस। अनसोल्ड इन्वेंट्री, अगर हमारे यहाँ पे कोई गुड्स जो बेचा नहीं है, गोडाउन में है, ठीक है, कहां पे बच्चों, ये हमारे गोडाउन में है, हमने इसको बेचा नहीं है, ठीक है, यस, मतलब हमने इसको बेचा नहीं है, ये हमारे गोडाउन में है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे अनसोल्ड इन्वेंट्री है, गुड्स है लेकिन हमारे गोडाउन में है, और दैट्स वाई इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुआ, क्योंकि अगले साल बिकेगा और पैसे देगा, ठीक है, पैसे डॉलर रुपए देगा, इन फ्यूचर आएगा। अब क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, सेविंग इन द बैंक, बैंक में जो हमारा बचत है वो से इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सेविंग इन द बैंक जो है ना, वो किसी और के लिए कैपिटल है, हमारे लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने कहीं बैंक में जमा कर दिया, बोला वाओ एक्सपेंडिचर मेथड हमारा इन्वेस्टमेंट ना, वो किसी और का इन्वेस्टमेंट है यार, वो कैपिटल में जाएगा, ठीक है, वो किसी और का इन्वेस्टमेंट होगा, आपके लिए वो यहां पे नहीं आएगा। आपका पैसा जो शेयर एंड बॉन्ड, आपने शेयर एंड बॉन्ड जो आपने किए हैं, जो खरीदे हैं, वो आपने एक्सपेंस तो किया है, लेकिन वो किसी और, वो इंटरप्रेन्योर का क्या मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इट वुड हैव बीन गिवन टू इंटरप्रेन्योर एज अ कैपिटल टू बाय अबव थिंग्स, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होगा, ये इंटरप्रेन्योर के पास जाएगा, और इंटरप्रेन्योर के पास में होगा क्योंकि आपने ये चीजें उसको दी हैं ताकि वो दूसरी चीजें खरीदे, तो वो आपके कंजम्पशन का पार्ट उस सब जगह पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, यस। चलो, अब पता चले इंटरप्रेन्योर ने उस पैसे से कार खरीदी, अब कार इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, तो दैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्ट हम जो आएगा इन्वेस्टमेंट वही ऐड करेंगे, जो पैसा आगे चल के इन्वेस्टमेंट हो सकता है लेकिन किसी और के लिए होगा, डायरेक्ट नहीं है तो उसे ऐड नहीं करेंगे, उसे हम सी में ऐड कर देंगे, यहां नहीं करेंगे। आगे गवर्नमेंट परचेज, अब गवर्नमेंट परचेज पे देखते हैं, सैलरीज टू एम्प्लॉय, सरकार ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, सरकार का क्या खर्चा है, एम्प्लॉय को सैलरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ कंप्यूटर ले आया ऑफिस में, स्टेशनरी, फैन, ट्यूबलाइट लगा दी, व्हीकल, जो सरकारी खर्चे हैं अब चीजों पे करते हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब ये प्राइवेट तो हो नहीं सकता क्योंकि सी में प्राइवेट आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, भाई गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी है, उसके बदले कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो किसी और का कंजम्पशन होगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर होगा, तो सरकार का ये एक्सपेंडिचर नहीं है, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सब्सिडी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, पेंशन हुआ, मैटरनिटी बेनिफिट हुई, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस हुआ, किसी को पेंशन दे रहा है सरकार, वृद्धावस्था पेंशन, सरकार किसी को मैटरनिटी बेनिफिट दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा है, ये सभी चीजें प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, अनएम्प्लॉयड है तो उसको मिल रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ट्रांसफर पेमेंट है, ये आएगा लेकिन कंजम्पशन में आएगा क्योंकि उनका प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, देखिए लिखा हुआ दे आर काउंटेड इन द सी, ये सी में आएगा, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन में आएगा क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको लगेगा सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि यही डिटेल है, यूपीएससी इसी को तो मांगता है, आपको ऊपर ऊपर यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन फिर आपको लगेगा अरे वाह हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, जब पेपर में जाओगे तो बेटा एक क्वेश्चन लगाने लायक नहीं रहोगे, यूपीएससी के क्वेश्चन प्रेशर में ऊपर से निकल जाएंगे, खासकर इकोनॉमी के, तो तभी समझ में आएगा जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, इनको एक दो बार फिर रिपीट करो, इनको वीडियो को देखो नहीं तो नोट्स देखो, ये आपको पीडब्ल्यू की आपको ऐप पे मिल जाएंगे, वहां पे देखो, नोट्स डाउनलोड करो, पढ़ो, डाउट आता हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन सभी चीजें क्लियर कर लेना, बिकॉज इट इज द टफेस्ट पार्ट कि एक्सपेंडिचर मेथड में किसमें कौन सी चीज नहीं इंक्लूड होती है, ठीक है। हाँ, जैसा भी कंफ्यूजन हो गया था प्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है, कि हमारे यहाँ नहीं हुई है तो हमारे नहीं हुई तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं होगी, इट विल बी द पार्ट ऑफ द प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है, या सी में होगी। चलो ये हो गया, अब आते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पे, तो देखिए एक्सपोर्ट इज एडेड बिकॉज मीन्स ऑफ फॉरेनर मस्ट हैव बॉट गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन इंडिया, एक्सपोर्ट ऐड होगा क्योंकि विदेशी जो है हमारे यहाँ की बनी चीजें खरीद रहे हैं, वेयर एज इंपोर्ट इज सब्सट्रैक्टेड, इंपोर्ट क्या होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि सम इंडियंस मस्ट हैव कंज्यूम फॉरेन प्रोडक्ट दैट वर नॉट मेड इन इंडिया, जो भारत में बना हुआ नहीं है, फॉरेन प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इफ यू डू नॉट सब्सट्रैक्ट इंपोर्ट इट विल गिव रॉन्ग एस्टिमेशन, क्यों, क्योंकि अगर तुमने इसको यहां माइनस नहीं किया तो यहां भी दिखा दोगे और तुमने सी में भी दिखा रखा है, डबल काउंटिंग हो जाएगी,
दैट्स व्हाई यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये पार्ट हो चुका है प्राइवेट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड सब्सिडी, ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप और सब्सिडी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स, पेंशन, ठीक है, सॉरी, हाँ इसमें देखेंगे, एक मिनट बच्चों, इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अभी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पता चल गया, ये इंपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग एस्टिमेट ऑफ जीडीपी देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन में आ चुका है, ठीक है, यस, प्राइवेट कंजम्पशन में आ चुका है, ओके। चलो आगे चलते हैं। इनकम मेथड, इनकम मेथड जो है, ठीक है, ये दो मेथड हो गए, ये तीसरा मेथड है इनकम मेथड, लास्ट मेथड है। इनकम मेथड कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय द एडिंग इनकम्स अर्न बाय द ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कि नेशनल इनकम जो है ना, वो जो अर्न किया जा रहा है वो ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न किया जा रहा है। फॉर देयर फैक्टर ऑफ सर्विस, वही लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, लैंड से क्या गया, रेंट, लेबर से वेज, कैपिटल से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज वाला, ठीक है, और इससे प्रॉफिट, इससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। देखेंगे बोला जाता है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उनकी सर्विस के लिए पे करेंगे, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनकम मेथड आपको क्या देता है, जीडीपी मार्केट प्राइस देता है, क्योंकि ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके देता है, तो आपको ये डेटा देगा इनकम मेथड। क्लियर है। अब इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड क्या क्या जाएगा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम अभी मैं बताता हूं क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। द इनकम मेथड हाउएवर डज नॉट कंसीडर द ट्रांसफर पेमेंट। इनकम मेथड में ट्रांसफर पेमेंट शामिल ही नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे प्राइज मनी मिल गई, कहीं लॉटरी में कोई पैसा जीत गया, इलीगल मनी है, प्रॉफिट टैक्स है, सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, इन सबको ये नहीं शामिल करते, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इनकम मेथड का पार्ट नहीं होता। तो इनकम मेथड में एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। वेजेस कंपनसेशन, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये सभी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेज का आ जाएगा, मजदूरी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वेज कंपनसेशन में आ जाएगा। इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, हमारे यहाँ प्रॉफिट हुआ या जो पैसा एक्स्ट्रा बचा। मिक्स्ड इनकम, अब मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है ना, जैसे हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है ना, आज भी लोग कई जगह छोटी जगहों पे ज्यादा है कि एक ही परिवार है, 3 भाई हैं, तीनों भाई बैठ के एक ही दुकान पे बैठते हैं अलग अलग टाइम, तो 3 परिवार का खर्चा वही दुकान चला रही है, लेकिन एक साथ उनका बैलेंस शीट तैयार होता है, लेखा जोखा एक जगह होता है, परिवार 3 चल रहे हैं, तो ऐसे जगह को हम ऐसी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहते हैं। ये फैमिली रन फॉर्म है या इंटरप्राइज, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट इनकम एंड प्रॉफिट अनलाइक द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। इसे मिक्स्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में एक्चुअल अमाउंट लिखा रहता है, ये लोग अपना बहुत ज्यादा लेखा जोखा करता नहीं है, दुकान से जो पेमेंट आया उसमें पूरे परिवार का चल रहा है, 2-3 लोग वहां पे हैं, सबका खर्चा चल रहा है, तो ये मिक्स्ड इनकम में हम लेते हैं, ठीक है जी हाँ। इसके अलावा देखेंगे रेंट, जो रेंट है प्लस कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, क्लियर है, उसका हम देखेंगे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम रेंट के रूप में लेंगे, ठीक है, जमीन पे कितना फिक्स्ड एसेट्स है कितना, तो उसका रेंट लेंगे, बिल्डिंग का रेंट लेंगे, ठीक है, टोटल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यही टोटल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा जिसे हम जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और इसी में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करो और माइनस सब्सिडी करो, ये आपको देगा जीबीए प्लस जीबीए एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ये आपको क्या देगा बेटा, जीबीए एट मार्केट प्राइस। क्लियर है जी हाँ। तो वो हमारा हो गया इनकम मेथड, एक बार 2 मिनट के लिए आप देख लीजिए, ठीक है, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ठीक है, ये सब मिलाकर जो हमारे यहाँ पे आता है वो इनकम मेथड हो जाता है, क्योंकि हम रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम लेते हैं, और इन सभी चीजों को मिलाकर हमारे यहाँ किस में लिया जाता है, हमारे यहाँ लिया जाता है
इनकम मेथड में, इससे हमारी जीडीपी निकल कर आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट कर लिया है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे पर्सनल इनकम होता है और क्या होता है, तो उसके लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे से करते रहिए, पूरी क्लास होगी, हर एक टॉपिक को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।